बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 6 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आपको बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो जितने वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड हुए हैं इस श्रृंखला के, आप सारे वीडियो को देखकर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से आप यहां पर प्रिपेयर हो सकते हैं। हम यहां पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 से लॉन्च किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहां से हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन द्वारा भी हाल ही में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सभी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारे जितने भी मटेरियल है, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, टेस्ट सीरीज के हो, बिहार जीके के हो, सभी मटेरियल आपको एक साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड करके हमारे सारे मटेरियल, सारे कंटेंट को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार से 6 शिक्षकों को अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है, फिर शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित जो जानकारी है आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार से 6 शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि 6 शिक्षकों का नॉमिनेशन हुआ है इसके लिए और इन सभी शिक्षकों को नेशनल जूरी के समक्ष प्रेजेंटेशन देना होगा, जिसके बाद चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर को यानी 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। इन 6 में से जो सिलेक्शन होगा आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बिहार से 6 शिक्षकों का नॉमिनेशन हुआ है इस वर्ष। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा कि जिन शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें से आप यहाँ पर एक एक करके सभी का नाम देख सकते हैं। इन 6 शिक्षकों में से 2 महिला शामिल है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे मध्य विद्यालय चांदमारी कन्या मोतिहारी की प्रभारी प्रधान शिक्षिका ममता पांडे और साथ साथ महादेव उच्च विद्यालय खुसरूपुर पटना की निशा कुमारी। और इसके अतिरिक्त 4 जो शिक्षक हैं पुरुष वर्ग के, इसमें आदर्श कन्या +2 स्कूल रामगढ़ भभुआ के प्रभारी प्रधान शिक्षक अनिल कुमार सिंह और इसी प्रकार से बीबी राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारण के नसीम अख्तर और इसी प्रकार से यहाँ पर रवि रोशन कुमार और सौरभ सुमन आदि शामिल है। तो कुल मिला के 6 शिक्षक हैं, जिनमें की आपको ध्यान रखना 4 पुरुष हैं और साथ साथ 2 महिला है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए यहाँ से यानी कि बिहार से 6 शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए, जब ये चयनित होंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए तब भी मैं आपको इसकी जानकारी अवश्य दूंगा। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया, जो कि एक शिक्षा की दिशा में ये कह सकते हैं शिक्षा रोड मैप है। अभी हाल ही में इसको तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा और ये 15 अगस्त 2022 तक रोड मैप तैयार कर लेने का निर्देश भी दिया गया शिक्षा विभाग को। और इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए 22 एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है। ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब बात करें वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री की, तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है। ये जानकारी यहाँ से नोट कर लीजिए। और वैसे अगर हम अन्य मंत्रियों की बात करें तो बिहार में वर्तमान समय में 2 उप मुख्यमंत्री, एक है तारकिशोर प्रसाद, एक है रेणु देवी। हम बात करें भवन निर्माण मंत्री की तो अशोक चौधरी बिहार में वर्तमान भवन निर्माण मंत्री हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की बात करें नितिन नवीन है। और वहीं पे हम बात करें मौसम विज्ञान या फिर पर्यावरण मंत्री की तो नीरज कुमार सिंह है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चीजों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए। चूंकि आप बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ऐसे में आपको जानना चाहिए कि वर्तमान में बीपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं। और राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद को आप यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर संबंधित जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
और इस साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि उन्होंने 4 अगस्त 2022 को अवकाश प्राप्त किए, यानी कि रिटायर हुए निवर्तमान अध्यक्ष आर.के. महाजन का स्थान लिया है। इससे पहले जो बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे, ये थे आर.के. महाजन। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि उन्होंने यानी कि अतुल प्रसाद ने आर.के. महाजन का स्थान लिया है। हमारा अगला पॉइंट है कि अतुल प्रसाद इसी वर्ष फरवरी 2022 में बिहार के विकास आयुक्त की सेवा से सेवानिवृत्त हुए, यानी कि इससे पहले भी बिहार के विकास आयुक्त की पद पर सेवा दे रहे थे। हमारा अगला पॉइंट है कि आयोग यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु के लिए पद धारण करते हैं। तो ये सारी संबंधित जानकारी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ऑप्शन नंबर बी में नितिन नवीन, जो कि वर्तमान में बिहार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। बात करें आमिर सुबहानी की तो वर्तमान में ये बिहार के मुख्य सचिव हैं। बात करें नीरज कुमार सिंह की तो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो इतनी सारी संबंधित जानकारी नोट कर लीजिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे ये संबंधित चीजें पूछे जा सकते हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक एफडीआई निवेशकर्ता कौन सा देश बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंगापुर। आपको जानकारी दे दूं कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के लिए शीर्ष देश सिंगापुर बन गया है। और इसके साथ ही दूसरे स्थान की बात करें तो अमेरिका दूसरे, और इस साथ साथ तीसरे स्थान पर मॉरिशस, और चौथे स्थान पर नीदरलैंड, और साथ ही साथ 5वें स्थान पर स्विट्जरलैंड है। हालांकि यहाँ से आप टॉप 3 को याद कर लीजिए। पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, और तीसरे स्थान पर है मॉरिशस। तो ये टॉप 3 को आप यहाँ से याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। हमारा अगला पॉइंट है कि सिंगापुर का विदेशी निवेश भारत में 27% रहा, जो कि पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों में कर्नाटक और महाराष्ट्र वर्ष 2021-22 के लिए उच्चतम एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य हैं। भारत के राज्यों की कैटेगरी से देखें हम तो आपको ध्यान रखना है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो उच्चतम एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य हैं उनमें कर्नाटक और महाराष्ट्र अव्वल राज्य यानी क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर से संबंधित एक जानकारी ये भी है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा था, और इसमें भारत की जो रैंकिंग थी इस सूचकांक में 121वां था। आई होप कि आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता था, हालांकि इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था। 2021 का जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ इसमें सिंगापुर शीर्ष पर था और भारत की जो रैंकिंग थी ये 121वां था। अगला होगा हमारा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने कितने किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 109 किग्रा भार वर्ग में अभी हाल ही में लवप्रीत सिंह ने भारत को कांस्य पदक दिलाया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत के लवप्रीत सिंह ने नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 109 किग्रा भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक अपने नाम किया है। इसके अतिरिक्त सौरभ घोषाल ने स्क्वैश के सिंगल इवेंट में इंग्लैंड को 3-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ साथ भारोत्तोलक पंजाब के विकास ठाकुर ने पुरुषों के 96 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। अगला पॉइंट है कि महिला टीम ने लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे मेडल हैं जो कि भारतीय खिलाड़ियों को मिले हैं। इसकी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। हालांकि यहाँ पर इसका एक सेपरेट वीडियो भी आएगा जिसके माध्यम से कंप्लीट यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से संबंधित प्रश्न होंगे जो आप जल्द ही देखने वाले हैं। 8 अगस्त को ये कर सकते हैं प्रतियोगिता समाप्त हो रही है, उसके बाद ये वीडियो आपको चैनल पर दिखेगा। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि बर्मिंघम में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों का यह 22वां संस्करण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। 2022 में जो ये आयोजित हो रहा राष्ट्रमंडल खेलों का संस्करण ये 22वां संस्करण है और ये भी हाल ही में कहाँ आयोजित हो रहा तो इंग्लैंड के यानी कि यूके के बर्मिंघम में। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर यह कि वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुभंकर है ये पेरी है। आप यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो शुभंकर है उसको इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी बातें हैं फिलहाल के लिए आप याद रखिए। हालांकि यहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट कुछ और भी जानकारी है जो आने वाले समय में जरूर देंगे। नेक्स्ट होगा हमारा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच अल नजार 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये इसका चौथा संस्करण है और इसका नाम है अल नजार, जो कि अभी हाल ही में भारत और ओमान के बीच शुरू हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर संबंधित जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजार 4 राजस्थान के सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है।
आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत और ओमान के बीच जो अल नजार 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो राजस्थान के सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 1 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत हुई और ये 13 अगस्त 2022 तक चलेगा। हमारा अगला पार्ट है कि दोनों देशों के बीच होने वाले इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ावा देना है, जिस वजह से अभी हाल ही में ये चौथा संस्करण राजस्थान में आयोजित हुआ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है कि जैर अल बहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और कतर के बीच किया जाता है। संबंधित फैक्ट में आप ध्यान रखेंगे, जैर अल बहार नामक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और कतर के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जायद तलवार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से इस प्रश्न से रिलेटेड आपको नोट कर लेना है। अगर आप नोट नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम नोट्स आपके लिए डेली बेसिस पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर के डेली बेसिस पर ये तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्र सरकार ने किस राज्य को सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में राजस्थान सरकार को या फिर राजस्थान को सम्मानित किया गया। इससे संबंधित जो जानकारी है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार प्रदान किए गए और इसके तहत आपको ध्यान रखना है, इस योजना के अंतर्गत यानी कि इस योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह सम्मान अभी हाल ही में राजस्थान को दिया गया। अगला पॉइंट यहाँ पर हमने इसकी स्थापना से संबंधित लिखा है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि एआईएफ की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2020 में की गई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने राजस्थान से टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया था। अब ये हेलिना से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन सकती है, ये किससे संबंधित है? तो ये डीआरडीओ से संबंधित है, जो कि राजस्थान से इसका कह सकते हैं प्रक्षेपण किया गया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है जिसका नाम है हेलिना। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 571 अरब डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब पहुंच चुका है। आरबीआई द्वारा भी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुआ था। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 571.56 अरब डॉलर पहुंच गया है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती हुई है, हम यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन करेंगे। ये संशोधन यहाँ पर ये होगा कि मान लीजिए ये प्रश्न आपको बीपीएससी एग्जाम में नहीं पूछा गया, किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी प्रीलिम्स की बात किया जाए तो बीपीएससी प्रीलिम्स में ये 5 विकल्पों के साथ पूछा जाता है, जिनमें कि एक जो अंतिम जो ऑप्शन नंबर ई होता है, इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। इस विकल्प को अगर हम यहाँ पे छांट के चले, यानी कि इसको अगर हम शामिल नहीं करें, मान लीजिए ये प्रश्न आपके किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया, तो वहाँ पर आप 571 को जो कि लगभग में आता है तो आप इसे चुन सकते हैं, जो कि यही राइट आंसर होगा। लेकिन हम बात करें बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से, बीपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, जहां पर ऑप्शन नंबर ई भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं ये संभावना बनती है कि आपका ऑप्शन नंबर ई भी यहां पर सही हो जाए, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा की हम बात करें तो ये 571.56 अरब डॉलर है। तो हो सकता है कि ये भी आपका चुना जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर अधिक चांस है कि आपका सही होगा। तो आप लोग सुधार कीजिएगा, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये 571.56 है। भले ही आपके अन्य एग्जाम में ये चल जाएगा, लेकिन बीपीएससी एग्जाम में जहां पर ऑप्शन नंबर ई का सुविधा आपके पास उपलब्ध है, तो आप इसको निसंदेह ही चुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये भी आपका राइट आंसर हो, ठीक है। लेकिन कई बार आपको देखने को मिलेगा 571 भी राइट आंसर कर देता है, लेकिन अधिकतर जो चांस है कि ऑप्शन नंबर ई ही यहाँ पर सही होगा। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर होगा कि पिछले रिपोर्ट के आधार पर भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 1.1 अरब डॉलर की कमी आई है। तो कमी भी आपसे पूछा जा सकता है। जो नवीनतम रिपोर्ट है पिछले वर्ष से इसकी तुलना किया जाए तो इसमें 1.1 अरब डॉलर की कमी देखने को मिला या फिर कमी दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में शीर्ष स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर क्रमशः स्विट्जरलैंड है। तो प्रथम 3 राज्य यानी कि शीर्ष जो 3 राज्य नहीं बल्कि देश जो है उसको ध्यान रखिए, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड क्रमशः 3 शीर्ष राज्य हैं विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। और भारत की बात करें तो भारत इस सूची में या फिर इस मामले में चौथे स्थान पर है। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा कि वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह के लिए शीर्ष देश सिंगापुर बन गया, जो कि ये 27% रहा था। ये जानकारी कुछ समय पहले आपको यहाँ पर इसी वीडियो में देखने को मिला था।
और फिर नेक्स्ट होगा नवा प्रश्न। ये प्रश्न होगा हमारा कि हाल ही में किस संस्था द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो कि यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। ये नोट कीजिएगा। और यहाँ पे हमने आगे लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब आगे जो चीज़ों को आप देखने वाले हैं ये आपको याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसमें जो 6 अंग है आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, नेक्स्ट होगा प्रन्यास परिषद और साथ सचिवालय, अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा और छठा है सुरक्षा परिषद। ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 6 सूची जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट वाले प्रश्न में आपसे ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ और तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस तरह से प्रश्न बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के अंगों में शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा इन 6 को। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 90 नहीं बल्कि 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर एक वित्तीय सहायता एवं कौशल प्रशिक्षण देकर लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार की दृष्टि से सशक्त बनाना है। रोजगार की दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में ये कर्नाटक सरकार की एक पहल है। जो भी बेरोजगार युवा हैं, जो ग्रामीण युवा हैं खास करके, उन लोगों को मतलब कि प्रशिक्षण दिया जाएगा और वित्तीय सहायता उपलब्ध करके यहाँ पर लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने की एक ही योजना है, जो कि आपको ध्यान रखना ये कर्नाटक सरकार से संबंधित है। हमारा अगला पॉइंट कर्नाटक से रिलेटेड होगा कि भारत का पहला ग्रैंड हेल्थ क्लिनिक कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 राज्यों की सूची में कर्नाटक प्रथम स्थान पर आता। ये प्रश्न आपने 3 से 4 दिन पहले ही चैनल पर देखा होगा, जहां पर हमने इसकी कंप्लीट जानकारी आपको दिया था और आपको बताया था कि बिहार इस सूची में 15वें स्थान पर है। 17 राज्यों की सूची में जो बिहार को जो स्थान मिला, इसमें बिहार 15वें स्थान पर है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि रेगुलर वीडियो को देखेंगे तो आपको निसंदेह ही फायदा होगा। तो सभी वीडियो आप लोग देखें, बेहतर तैयारी यहाँ से आपकी होगी। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का भी हाल ही में उद्घाटन किया था। तो करंट अफेयर्स के ये 3 प्रश्न जो आपको ध्यान रखना कर्नाटक से रिलेटेड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों को आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए देश में मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। बहुत यूनिक प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिम्बाब्वे। अब यहाँ पर इस प्रश्न की जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए देश में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। आपको ध्यान रखना 22 कैरेट का ये सोना का सिक्का है और ये 22 कैरेट के सोने के सिक्कों को मोसी ओ तुन्या नाम दिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मोसी ओ तुन्या क्या है। तो जिम्बाब्वे के द्वारा भी हाल ही में जो सोने का सिक्का जारी किया गया 22 कैरेट का, इसका नाम है मोसी ओ तुन्या। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि सोने के सिक्कों पर विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीर बनी है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, इस सोने के सिक्के में विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीर को दर्शाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट जिम्बाब्वे के बारे में है कि जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और यहाँ की जो करेंसी है ये US डॉलर है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। बहुत सारे लोगों को यहाँ से पता नहीं होगा कि मुद्रास्फीति आखिर होता क्या है। तो मुद्रास्फीति के बारे में हमने यहाँ पर आपको शॉर्ट में एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आप यहाँ पर इसे समझ पाएंगे। तो मुद्रास्फीति के अर्थ की बात करें तो मुद्रास्फीति का अर्थ बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है। यानी कि ऐसी स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है और क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तु खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। यानी कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है इस स्थिति में जो उत्पन्न होता है मुद्रा की जो कीमत होती है लगातार कम होती जाती है। तो ऐसी स्थिति में बाजार में वस्तु खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इसी समस्या को ध्यान रखते हुए हाल ही में जिम्बाब्वे सरकार द्वारा अपनी करेंसी को मजबूत बनाने की दिशा में एक सोने का सिक्का जारी किया गया है जो कि 22 कैरेट का और इसका नाम है मोसी ओ तुन्या। इस प्रश्न से रिलेटेड इतनी जानकारी याद रखिए। आई होप कि आप यहाँ पर मुद्रास्फीति को भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 12वां और अंतिम प्रश्न।
ये प्रश्न है कि हाल ही में पिंजर मेला कहाँ मनाया गया है। मेला या फिर महोत्सव जो संबंधित प्रश्न होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिंजर मेला की बात करें तो अभी हाल ही में जो इसकी शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में हुई है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पिंजर मेला का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में किया गया और पिंजर का जो अर्थ होता है ये होता है मक्के की बालियां, और उसी के नाम पर एक मक्के की बालियां के नाम पर ये मेला का नाम रखा गया पिंजर मेला। आपको यहाँ से ध्यान रखा, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जो कि प्रतिवर्ष सावन के दूसरे सोमवार को शुरू होता है और एक सप्ताह तक ये मेला का आयोजन होता है। तो इतनी सारी जानकारी आप लोगों को नोट कर लेना है। अब यहाँ पर जानकारी आपको ये दे दूं कि जो लोग बिहार एसएससी सीजीएल वाले कोर्स में बीपीएससी मेकर ऐप पर रजिस्टर हैं और जिन लोगों को स्कॉलरशिप माध्यम से इसमें शामिल किया गया, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 7 अगस्त को आपको अगला 5वां प्रैक्टिस सेट जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर आता है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निसंदेह ही आपकी तैयारी का आंकलन यहाँ पर बेहतर तरीके से होगा, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जाम में एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसके अलावा 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है केवल और केवल 99 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। ये ऑफर पीरियड में आपसे ज्वाइन कीजिए, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल भी आपको सभी टेस्ट सीरीज एसएससी सीजीएल वाला भी और 67 बीपीएससी प्रीलिम्स वाला का भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध किया जा रहा है। ये ऑनलाइन और पीडीएफ दोनों मोड में उपलब्ध है। भाषा इसकी हिंदी होगी और ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, सभी चीजें स्क्रीन पर लिखी गई है। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये तमाम मटेरियल आपको कोर्स में दिखने वाला है। हम चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा यहाँ पर प्रश्न होगा कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है। कंप्लीट जानकारी हमने दिया था पिछले वीडियो में, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।